क्लियर हो गया कि चुनाव से पहले हम इंडिया अलायंस में जो इंडिया अलायंस की जो लिस्ट बनी थी, जो पार्टियां थी, उस पार्टी के हिस्सा इंडिया अलायंस का हिस्सा हम नहीं थे। चुनाव के बाद जिस तरह से हो रहा है, जरूर उनका निमंत्रण आया था, लेकिन हमारा ये कहना है कि हम स्वतंत्र रहेंगे। एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रहेगा इंडिया अलायंस के साथ। इंडिया अलायंस सरकार तो बना है नहीं रही अभी, इंडिया अलायंस को जरूरत है नहीं हमको। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव हुआ, भारत आदिवासी पार्टी ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, लेकिन आपने बड़े दिग्गज को हराया। बांसवाड़ा डूंगरपुर जो लोकसभा क्षेत्र है, गठबंधन भी रहा, इंडिया गठबंधन। अब चूंकि गठबंधन के साथ रहेंगे आप, क्योंकि 2 मीटिंग दिल्ली में हो चुकी, उसमें आप नजर नहीं आए, उसके बाद आप मिलने जरूर गए थे, तो इसके ऊपर स्पष्ट करें क्या रहेगा आगे। आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उन सबको मेरी ओर से धन्यवाद, आभार। आपका कहीं के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष सहयोग रहा और मुझे आज 2 बार विधायक और साथ ही मुझे एमपी बनने का अवसर मिला। और आपके चैनल के माध्यम से उन बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। अभी वर्तमान जो देश में परिस्थितियाँ बनी हुई, एक तरफ एनडीए सरकार बना दिया ही मानो, और इंडिया जो है वो विपक्ष में मजबूत भूमिका निभाते हुए नजर आएगा। हमारी जो आइडियोलॉजी थी और हम लोग जो चुनाव लड़े थे, हम लोग सभी जगह स्वतंत्र चुनाव लड़े थे। बांसवाड़ा में भी स्वतंत्र हमने किया था, लेकिन जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता के रूप में मालवीय जी थे और वो सीधा भाजपा में गए, तो पार्टी हाईकमान ने डिसीजन लिया। कांग्रेस के पार्टी हाईकमान मेरे व्यक्ति से अच्छे एज ए मित्र कहे या फिर हमारे सदन के सदस्य कहे, जो वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद जी डोटासरा, रंधावा जी प्रभारी, तो पहले से अच्छे संबंध थे। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आपको भाई, आपका भी लीडर एक चला गया है, अगर आप उसको सच में सबक सिखाना चाहते हो, क्योंकि कहना था कि कांग्रेस में खा पी के मजबूत बना, कांग्रेस ने इतना मंत्री बनाया, सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाया, कांग्रेस के साथ धोखा किया। मैंने कहा धोखा किया है तो सबक सिखाना है तो आप लोग ये चीजें करो। तो उस वो परिस्थिति बनने के बाद उन्होंने फॉर्म भराया, कैंडिडेट भी उतरा, लेकिन वो भी बीजेपी का निकला। तो इस अनुरूप उन्होंने रिस्क लेके एक अलायंस के लिए घोषणा कर दी, उसका काफी हमें प्रॉफिट मिला। तो अब जो परिस्थितियां बनी है, तो ये क्लियर हो गया कि चुनाव से पहले हम इंडिया अलायंस में जो इंडिया अलायंस की जो लिस्ट बनी थी, जो पार्टियां थी, उस पार्टी के हिस्सा इंडिया अलायंस का हिस्सा हम नहीं थे। चुनाव के बाद जिस तरह से हो रहा है, जरूर उनका निमंत्रण आया था, लेकिन हमारा ये कहना है कि हम स्वतंत्र रहेंगे। एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रहेगा इंडिया अलायंस के साथ। इंडिया अलायंस सरकार तो बना है नहीं रही अभी, इंडिया अलायंस को जरूरत है नहीं हमको। तो हमने कहा है कि देखा जाएगा भविष्य में अगर आप सरकार बनाने स्टेट में या कहीं स्थिति में हो, तब हमारे मुद्दे हैं, उस आधार पर आपसे बात करेंगे। आपको अच्छा लगेगा, आप एक्सेप्ट करोगे इन मुद्दों को, तो हम फिर आपके साथ आगे बात बढ़ाएंगे। ये बात हुई। इसलिए अभी तक जो स्थिति है, औपचारिक रूप से मेरा फर्ज बनता था, मैं मुलाकात हुई, इंडिया गठबंधन के कई साथियों से मुलाकात हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से खड़गे जी से मुलाकात हुई, लेकिन ऑल ओवर ये है कि अभी वर्तमान में हम स्वतंत्र हैं और जरूरत पड़ने पर देखा जाएगा इंडिया अलायंस के साथ। इसका मतलब राजकुमार जी माने कि जो भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से आप जीत कर गए हैं संसद में, अब चूंकि मोदी सरकार बन चुकी है, 3री नंबर की, मोदी जी ने शपथ भी ले ली है, मंत्रिमंडल भी बन गया है, तो ये मान के चले कि संसद में आप विपक्ष में तो बैठेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। इसका मतलब हाँ, बिल्कुल विपक्ष में रहेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन में ऑथोराइटी, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जाने के लिए हमारे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बाद ही तय होगा। भविष्य में कुछ सिचुएशन बनती है तो, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं, हमें भी जरूरत नहीं है, उनको भी जरूरत नहीं है, स्वतंत्र हम लोग रहेंगे। तो विपक्ष में जरूर रहेंगे, लेकिन स्वतंत्र रहेंगे। एक बड़ा सवाल था राजकुमार जी, पार्टी है वो हाल ही में बनी है ना, पिछले विधानसभा चुनाव में, और उसमें अच्छी सफलता मिली। यदि आदिवासी क्षेत्रों की बात की जाए राजस्थान के, तो वहां पर 3 सीटें आपने जीती, आप सांसद बन गए, आपकी भी सीट खाली हो गया। तो एकदम कम समय में, कुछ महीनों में भारत आदिवासी पार्टी ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया। ऐसा कौन सा मुद्दा था उस क्षेत्र का जो आपकी पार्टी को इतना समर्थन मिला वहां के क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा? देखो, मुद्दे तो अनेक थे, लेकिन विशेषकर जो मुद्दा था, ये कहा जाए कि हमने लोगों को वास्तविकता बताई कि हम आजाद भारत में रह रहे हैं। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ। संविधान में हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए प्रावधान बने हुए हैं। ट्राइबल के हित में अच्छे संविधान के अंदर प्रावधान बने हुए हैं, और ये प्रावधान 1950 के बाद से ही लागू हो जाने चाहिए थे, लेकिन आज तक लागू नहीं हुए। और नहीं होने की वजह से ही आज हमारे आदिवासी इलाके के अंदर बेरोजगारी, भूखमरी,
कुपोषण, अशिक्षा ये है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार तत्कालीन जो सरकारें रही पूर्व की, वो सरकारें हैं। तो लोगों को समझ में आया और लोगों ने खुन्नस निकाला। हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी, एक तो ये रहा कि उनको वास्तविकता बताए। सेकंड नंबर पे, हमने पिछले 5 सालों के अंदर विधायक रहते हुए मैंने जिस तरह से लोगों से जुड़ के एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया, भौतिक सुविधा जो वर्तमान में थी, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके हम लोगों ने जो आंदोलन छेड़े, इन सारी चीज़ों का प्रॉफिट हुआ। और आज भी सांसद उम्मीदवार होने के नाते मैंने फील्ड में जाके कहा है मैंने कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन पहले वाले जो है उनसे बेस्ट काम कराऊंगा। क्षेत्र की जो मूलभूत आवश्यकता है, जो समस्या है, उन समस्याओं को दिल्ली के सदन में रखेंगे और धरातल पे इसको लागू करवाएंगे। राजकुमार जी, एक बड़ी मांग आप जब विधायक रहे, क्योंकि आप 2 बार विधायक भी रहे, उठाते आए कि एक भील प्रदेश की कल्पना आपने की थी और आप उसकी मांग को विधानसभा में उठाते आए। अब चूंकि आपकी पार्टी बन चुकी है, 3 विधायक, 1 सांसद हो गए, तो इस मांग को कितनी प्रबलता से उठाएंगे और क्या ये मांग अभी भी लगता है आपको कि वाजिब मांग है? देखो, बिल्कुल वाजिब मांग है। इस मांग की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। मैं हर साथियों से ये चर्चा यही कर रहा हूँ कि मांग कब से उठी, क्यों उठी। इस मांग पे जब भी हम चर्चा करते हैं तो 2 चीजों पे 2 सवाल बनते हैं कि ये मांग कब से उठी, क्यों उठी। क्या ये मांग सिर्फ राजकुमार रोहते या भारत आदिवासी पार्टी उठा रही है, या ये मांग थी पिछले 5 सालों में उठी है? ये मांग बहुत पहले से उठती आ रही है। आजादी से पहले उठी, आजादी के बाद भी कई लीडर ने उठाई। क्या ये मांग सिर्फ राजस्थान अकेले से नहीं उठ रही, ये मांग मध्य प्रदेश से भी उठ रही है, ये मांग गुजरात से भी उठ रही है। क्यों उठ रही है? इसलिए उठ रही है कि ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाते हैं तो गोविंद गुरु महाराज का जो आंदोलन हुआ था मानगढ़, जिसमें 1500 आदिवासी मारे गए थे, तो उस आंदोलन के दौरान ही अंग्रेजी शासन व्यवस्था में ही वहां के आदिवासियों ने अलग से बिल प्रांत की डिमांड की थी और उसी वजह से वहां आंदोलन हुआ और गोलियां बरसी और 1500 आदिवासी शहीद हुए। तो उन शहीदों का त्याग जो दिया है, उसका परिणाम आज तक नहीं मिला आजाद भारत में भी। आजादी के बाद भी कई लीडरों ने, मध्य प्रदेश के कांतिलाल जी भूरिया हैं, ऐसे कई लीडरों ने इस बात को उठाया है। तो ये वाजिब मांग है। वाजिब इसलिए है कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, वहाँ ट्राइबल इलाका, बाहुल्य क्षेत्र है, सबका कल्चर एक है, सबकी बोली भाषा एक है, सभी भौगोलिक स्ट्रक्चर सेम है। तो ये इलाका 4 भागों में बंटने की वजह से आज इस चारों स्टेटों के चारों ट्राइबल इलाके में, जिसको बिल प्रदेश को हम आइडेंटिफाई करते हैं भौगोलिक दृष्टि से, इस स्टेटों में, इस इलाके में, चारों स्टेटों में गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। 4 हिस्से हो गए इस भाग के, भौगोलिक भाग के, विशेष कम्युनिटी क्षेत्र के लोगों के और विशेष कल्चर वाले लोगों के 4 हिस्से हो गए और चारों हिस्सों में, चारों स्टेट में चले गए और चारों स्टेट में जाने के बाद इन चारों हिस्सों में गवर्नमेंट ने आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। इसीलिए आज उस इलाके में आज कुपोषण का आंकड़ा उठाने जाओ, सबसे ज्यादा वहां मिलेगा या 12 मिलेगा। गरीबी देखा जाओ, वहां मिलेगा। कोई अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, छुआछूत भेदभाव होता है, तो वही मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात का ट्राइबल इलाका वहीं मिलेगा। भूखमरी देखे जाए, वही मिलेगा। सारी चीजें आज वही मिल रही है क्योंकि वो 4 हिस्सों में डिवाइडेशन हो गया। और अगर गवर्नमेंट ने ध्यान दिया होता तो हो सकता है बाई चांस ये डिमांड नहीं उठती। तो आपको ये लगता है कि यदि अलग से भील प्रदेश का गठन हो जाता है, जो आप मांग कर रहे हैं, तो ये जो तमाम जो चीजें, फोकस हो पाएगा विकास पर? बिल्कुल फोकस होगा, ध्यान होगा। आज हमारे लोग राजधानी से इतना दूर रहते हैं और राजधानी से बिल्कुल कटे हुए रहते हैं। मध्य प्रदेश का आदिवासी राजधानी भोपाल से बिल्कुल कटा हुआ रहता है, गुजरात का आदिवासी गांधीनगर से बिल्कुल कटा हुआ रहता है। तो चारों स्टेट तो उनको एक नजदीकी सुविधा मिल जाएगी। मिनरल्स की बात है तो उसी इलाके में मिनरल्स है, तो मिनरल्स अच्छे, तो उस स्टेट की इकोनॉमिक्स बेस्ड बनेगी। तो कहीं न कहीं इकोनॉमिक बेस्ड बनेगी तो अच्छी स्कीम में अच्छा पैसा लोगों को मिलेगा, तो एजुकेशन बेहतर तरीके से होगा। और कुपोषण जो तेजी से बढ़ा है तो उस समय के उस एरिया के लीडर रहेंगे तो स्वाभाविक है कुपोषण को दूर करने के लिए अच्छी स्कीम लाके उसको कम किया जाएगा। तो ये जरूरत है बहुत, बिल प्रदेश की बहुत सख्त जरूरत है और उसको समझने के लिए इसकी हिस्ट्री में हमको जाना पड़ेगा, तो ही हमको इसके बारे में पॉजिटिव सोच पाएंगे। सांसद बन गए, आप संसद में जाएंगे तो ये मांग उठाएंगे? बिल्कुल, संसद के अंदर इस मांग को पूर्ण जोर तरीके से उठाया जाएगा और मैं उम्मीद करूंगा मध्य प्रदेश, गुजरात के भी कई जो भी बीजेपी या कांग्रेस के एमपीज हों, इनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। मैं करूं नहीं करूं, वहां के लोकल लोग उनसे कहेंगे कि आप भी इस बिल प्रदेश की डिमांड उठाओ और बहुत जल्दी हम, क्योंकि ये डिमांड
भारत आदिवासी पार्टी अकेली की या अकेले करना है चाहे, ऐसा नहीं है। हम सभी पार्टियों के लोगों को, इस क्षेत्र के रहने वाले सबको साथ में लेना चाहेंगे। उस क्षेत्र में रहने वाला जनरल वर्ग है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, इन सभी वर्गों को भी साथ में लेके ये काम करना चाह रहे हैं। और आज देखा जाए कि 50-60% अन्य वर्ग के लोग भी इस मुहिम में साथ में है। लेकिन पॉलिटिकली कारणों की वजह से कुछ लोग ऐसा माहौल बनाते हैं। इंडिया गठबंधन ने आपका सहयोग किया, तो क्या वो देखो, अभी तक उन्होंने कोई क्लियर किया नहीं है और इस इशू पे हम उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई है। एक बड़ा इशू था राजकुमार जी, विधानसभा में भी कई बार ये बात उठी और आपके बयान भी मैंने देखे। आदिवासी क्षेत्र के विकास की आप बात करते हैं, लेकिन आदिवासियों को हिंदू नहीं मानते, ऐसा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये चीजें बार बार आ रही है सामने और ये मेरे बयानों से कई सोशल मीडिया पे देखते हैं तो विरोध भी हो रहा है। जो समझ रहा है वो ठीक है, नहीं समझ रहा वो विरोध कर रहा है और वो उसकी जगह सही है क्योंकि वो समझ नहीं रहा है। मेरे बयानों का कोई विरोध करता है तो उसकी जगह सही है क्योंकि उसकी समझ यहाँ तक पहुंची नहीं है। देखो, संविधान हर धर्म को स्वतंत्र देता है, हर व्यक्ति को भी स्वतंत्र देता है कि वो किसी भी धर्म में जाए, किसी भी धर्म को अपनाए। ट्राइबल एक्चुअली किसी भी धर्म में नहीं आता है, क्योंकि हिंदू धर्म हो या ईसाई धर्म हो या सिख धर्म हो, इन सभी धर्मों से ट्राइबल का कल्चर अलग है, पूजा पद्धति अलग है, उसका व्यवस्था पूरी अलग है। हिंदू विवाह अधिनियम भी ट्राइबलों पे लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया हुआ है कि आदिवासी समाज, मतलब आदिवासी समाज हिंदू में नहीं आता है। तो पहले हिस्ट्री के रूप में जाए, लेटेस्ट जो अपडेट आई है उसके हिसाब से जाए, और वास्तविक आदिवासी किसी धर्म में नहीं आता। ये बात अलग है, हिंदू धर्मों को फॉलो करता है, मानता है, ये बात अलग है। लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर बीजेपी ने जो हिंदुत्व को लेकर किया, उससे उल्टा उस धर्म को नुकसान हुआ। लोग जो आस्था रखते थे, आज आदिवासी समाज भी देखा जाए 60-70% हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने माहौल बनाया, देश लेवल पे है हिंदू हिंदू, भाजपा में आओ तो हिंदू, नहीं है तो वो विरोधी, देश विरोधी, इस हिसाब से और लोगों में इस धर्म के प्रति अलग से मैसेज गया। आज भाजपा से जुड़ा हुआ नेता जरूर कहेगा मैं कट्टर हिंदू हूं, लेकिन जो नॉमिनेशन भरने जाएगा तो उसमें ऑप्शन आ रहा है हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता कि नहीं होता है, तो वो लिख रहा है मेरे पे लागू नहीं होता है क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूं। इस चीज को कोई नहीं पकड़ रहा है। आज मैं देख रहा था हमारे राज्यसभा सांसद वो गरासिया जी चुन के गए हैं, कह रहे हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूं, लेकिन उनका नॉमिनेशन भरा है, उस फॉर्म में लिखा हुआ है कि हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता, मैं हिंदू नहीं हूं। हमारे पूर्व सांसद रहे कनकमल जी कटारा, उनका नॉमिनेशन फॉर्म में उन्होंने भरा है कि हिंदू विवाह मेरे पे लागू नहीं होता। तो संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से देखा जाए, कल्चर के हिसाब से और पूजा पद्धति के हिसाब से देखा जाए तो आदिवासी किसी धर्म में नहीं आता है। लेकिन आज आदिवासी समुदाय हिंदू धर्म में भी आस्था रखता है, कई लोग ईसाई भी बने हुए हैं, कई लोग अन्य धर्म में भी, मध्य प्रदेश के हमारा महाराष्ट्र में हमने देखा है जैन धर्म अपना रखा है। वो संविधान उसकी स्वतंत्रता देता है, लेकिन जबरदस्ती किसी धर्म को थोपना और उसको पॉलिटिकली दृष्टि से उसको लोगों को साथ मिलाना, वो कहीं न कहीं जनता के लिए, आदिवासी के लिए, प्लस जिस धर्म की बात थोप रहे उस धर्म के लिए भी घातक है। तो मतलब सीधे तौर पर बिल्कुल तो ये कहते हैं। हाँ। तो कौन सा धर्म है, क्योंकि सनातन में चाहे आदिवासी हो, एससी हो, एसटी हो, तमाम चीजें आती हैं, तमाम धर्म आते हैं। देखो ये तो है ही नहीं कि इस देश में यहाँ तो किसी न किसी एक धर्म में होना, ऐसा तो है ही नहीं। हम लोग कहते हैं कि आदिवासी समुदाय हिंदू नहीं है, ऐसा कहते ही बीजेपी अटैक करता है। किसका मतलब तुम ईसाई हो, तुम ईसाई हो, तुम इस तरह से हो, इस तरह से अटैक होता। हम तो कहते हैं आदिवासी समुदाय न ईसाई है, न हिंदू है, न जैन है, न मुस्लिम है। आदिवासी समुदाय धर्म पूर्वी समाज है, कबीलाई लोग हैं। ये कबीलाई लोग हैं, कबीलों का कोई धर्म नहीं होता था। ये बात अलग है कि वो अलग अलग धार्मिक व्यवस्थाओं को मानने लगे, फॉलो करने लगे, लेकिन एक्चुअली ये है कि कबीलाई लोग हैं, कबीलाई लोगों धर्म पूर्वी लोग हैं और वो किसी भी धर्म में नहीं आते। और ये हिंदू विवाह अधिनियम, संवैधानिक जो प्रावधान है वो, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये दो बड़े आधार हैं, मेरे से भी बड़े आधार हैं बोलने के। एक सवाल बीच बीच में, धर्म परिवर्तन है, उसकी घटनाएं सबसे ज्यादा आती है। धर्म परिवर्तन बोले तो क्रिश्चियन समाज में, क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन की ये तो ऐसी चीजें आपके सामने भी आई, आप उस क्षेत्र से ताल्लुकात। ये जो चीज है, धर्म परिवर्तन जो शब्द यूज हो रहा है वो गलत है। धर्म ग्रहण शब्द कहना चाहिए। धर्म ग्रहण जो हो रहा है, धर्म परिवर्तन, जैसे कि आप मान लो आप जैन हो और फिर मुस्लिम अपनाते हो तो धर्म परिवर्तन हुआ। आपका कोई धर्म ही नहीं है और आप हिंदू अपना रहे हो तो धर्म ग्रहण किया है। आपका कोई धर्म ही नहीं है और आप ईसाई बन रहे हो तो वो धर्म ग्रहण।
तो वो धर्म ग्रहण कर रहे हैं लोग, और हम इस चीज़ का विरोध करते हैं उस इलाके में।